क्या बात है? आज कुछ परेशान सी लग रही हो। रिक्शा के एक कोने में कुर्सी पर बैठते ही सागर की खोजी दृष्टि मेरे चेहरे पर बिछ गई। मैं अनमनी सी हो उठी। हाथ में पकड़े पर्स से उंगलियां बेमानी ही उलझने लगी। तब तक वेटर ने आकर चाय के 2 प्याले रख दिए। अनमने एहसास के बीच भी होठों पर मुस्कान की पतली रेखा खिंच गई। इस छोटे से अंतराल में कितना परिचित सा हो गया है यह वेटर, जो बिन कहे ही हमारी ज़रूरत भाप जाता है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मानसी। चाय के प्याले में चम्मच हिलाते हुए सागर ने अपना प्रश्न दोहरा दिया। मेरे सामने रखे प्याले की गर्म भाप से जैसे सीने में जमा गुबार पिघल कर लावा बनने लगा, जिसकी तपन से मेरा स्वर झटक उठा। सागर, मैं इस बटी हुई जिंदगी से उब गई हूँ। घुटन सी होने लगी है मुझे। मानसी, क्या तुम हमेशा दूसरों की दृष्टि से ही अपने को देखकर दुखी होती रहोगी? कभी स्वयं की दृष्टि से भी खुद को पढ़ने का प्रयत्न किया है? कभी अपने बारे में भी सोचा है तुमने? अपने बारे में? होठों पर विद्रूप भरी हंसी की रेखा खिंच गई। मैं तो टुकड़ों में बटी हूँ सागर, जिसके एक खाने में तुम हो, दूसरे में पति, तीसरे में बच्चे हैं, चौथे में समाज। मेरे पास अपने अस्तित्व के लिए कोई खाना बचा ही कहाँ है? आखिर तुम हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है उसी पर चलती रहे? सागर ने मेरी हथेलियाँ अपनी मुट्ठी में दबा ली। मैं उसकी नासमझी पर खींच उठी। तुम नहीं समझोगे। आखिर मर्द हो ना सागर। इन चारों खानों में बटी मेरी ज़िंदगी अलग अलग रहती तो भी ठीक रहा था, पर हर खाना एक दूसरे से मिलकर गड्ढमड्ढ हो गया है कि इसमें मेरा वजूद कहाँ है, कुछ समझ नहीं पाती। मानसी, बात पहेलियों में मत बुझाओ। मेरी हथेलियों पर उसका दबाव और बढ़ गया। सागर, यह सब कुछ अव्यवस्थित नहीं तो और क्या है? जब मेरा जिस्म कमल के साथ होता है तो रूह तुम्हें पुकार रही होती है। जब देह तुम्हारे सामने होती है तो कमल के प्रति मन आत्मग्लानि से भर जाता है। ऑफिस में जरा सी तन्हाई पाते ही बच्चे, तुम और कमल की छायाएं गुत्थम गुत्था हो मुझे दोषी ठहराने लगती हैं। अब तुम ही बताओ सागर, मैं क्या करूं? काश ज़िंदगी का कोई ऐसा टुकड़ा भी होता जिसमें मैं खुद के वजूद को ढाल पाती। तब शायद यह दर्द, यह तड़प मेरी ज़िंदगी का हिस्सा न बनता। क्या थोड़ी देर के लिए भी तुम यह सब भूल नहीं सकी? मेरी बातों से उकता कर सागर के स्वर में कड़वाहट का स्पर्श आ गया, पर मुझ पर उसकी तलखी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा स्वर पूर्ववत ही रहा। शायद भीतर उबलती सारी की सारी घुटन मैं आज निकाल देने को व्याकुल हो उठी थी। काश यह क्षणिक सुख ही मेरे भाग्य में होता, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं आज़ाद पंछी नहीं, एक 4 दीवारी में कैद नारी हूँ, जहाँ मेरे 2 बच्चे हैं जिनके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। कमल हैं जिनके बच्चों की मैं माँ हूँ, पर जिसके लिए मैं केवल एक हाड़ मास की मशीन भर हूँ। मेरे सीने में भी दिल नाम का कोई चीज़ है जो धड़कती है। उसे इसमें कोई सरोकार नहीं। या फिर मैं तुम्हें भूल जाऊं, जिसके दामन में बेझिझक मैं अपने दिल का समूचा दर्द उड़ेल देती हूँ। बताओ सागर, मैं किसको छोड़ दूँ, किसको भूल जाऊँ? उसके हाथों से अपने हाथ खींच मैं उसकी मुट्ठियाँ कस कर पकड़ लेती हूँ। उस पल मुझे यह भी खौफ नहीं रहता कि आसपास की टेबल पर बैठे लोग हमें देख रहे होंगे। आई एम सॉरी मानसी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सागर का स्वर पश्चाताप से भर उठा। अच्छा, अब चलूँगी।
कलाई घड़ी पर मेरी दृष्टि टिकी। देख सागर व्यवस्थित सा हो उठा। इतनी जल्दी? हाँ, आज मुझे कमल के साथ कहीं जाना है। पर्स समेट मैं उठ गई। घर पर कमल पहले से ही आकर बैठे थे। आज बड़ी देर कर दी? मुझे देखते ही वे बोले, हाँ देर हो गई। मेरा स्वर अनमना सा था। कान कुछ और सुनने उतावले हो उठे। इतनी देर कैसे हो गई? पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह यह कभी नहीं पूछेंगे, और यदि वे पूछ ही बैठे तो क्या मैं अपने उत्तर के साथ न्याय कर पाऊंगी? एक व्यंग भरी मुस्कान मेरे होठों पर तीर आई। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बॉस के यहाँ पार्टी है। शर्मा जी भी आएंगे वहाँ। कुर्सी से उठते उठते कमल कह गए। पार्टी? मैं इन पार्टियों का अर्थ खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मुस्कुराहट की चाशनी चिपका कर लोगों के बीच पॉपुलर बनने का ढोंग करना, दूसरों पर अपना सिक्का जमाना, और ख़ास तौर पर तब जब कमल का बॉस व खूसट शर्मा अपनी गिद्ध सी पैनी आंखों से हर खूबसूरत महिला के जिस्म के विशेष हिस्से नोचता खसोटता रहे। शर्मा का ध्यान आते ही उबकाई सी आने लगी। मन कसैला हो उठा। मन में आया, कमल से कह दूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। पर उसके बाद उस पर होने वाली प्रतिक्रिया को भी जानती हूँ, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे मौक़ों पर मैं कमल की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी संजोई गई उपलब्धियों में से एक हो जाती हूँ। खूबसूरत बीवी, उस पर बैंक में अधिकारी, पार्टी के तौर तरीकों से पूर्ण परिचित। पार्टी में हर व्यक्ति कमल को ईर्ष्या से देखता है तो अभिमान से उसका सीना तन जाता है। हाथ मुँह धोकर मैंने अलमारी खोली, कौन सी साड़ी पहनूं। उधर से गुजरते कमल से मैंने पूछने के लिए खोले अधर, फिर बंद कर लिए, क्योंकि मुझे उसका उत्तर पहले ही मालूम है। अरे, कोई सी भी सोख रंग की साड़ी पहन लो, यह जानते हुए भी कि मुझे हल्के रंग पसंद है। मन में एक हुक सी उठती है, क्या यह वही कमल है जो शादी से पहले कहा करते थे, यार कपड़ों के चुनाव में तो तुम्हारा जवाब नहीं मानसी। पर अब समझ में नहीं आता, ज़िंदगी की गति एक साथ चलते चलते कहाँ उलट पुलट हो गई, खुशियाँ समेटते हुए कहाँ चूक हो गई, जो हमारे बीच रीतेपन की दरार उभर आई। एक छत के नीचे अब हम दुनिया की निगाहों में पति पत्नी का धर्म ज़रूर निभा रहे हैं, पर जज्बातों की गर्मी, संबंधों की महक तो हमारे बीच कब की दम तोड़ चुकी है। रह गया है बस एक पथरीलापन, जिसको टटोलते भी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। अनमने मन से मैंने सामने रखी पीली साड़ी खींच ली। तैयार होकर बाहर निकली तो कमल अपने सूट पर इत्र छिड़क रहे थे। मुझे देखते ही बोल उठे, लो तुम भी लगा लो। नहीं, इवनिंग इन पेरिस की तेज़ महक मेरे नथनों में घुस गई। मन फिर कसैला हो उठा। कमल को मालूम है मुझे कृत्रिमता पसंद नहीं। फिर नौकर से बच्चों को खाना खिलाकर सुला देने को कहा मैं कमल के साथ कार में बैठ गई। हेलो मिसेज माथुर, आज तो पीली साड़ी में पूरी बसंती बहार नज़र आ रही है। पार्टी में पहुंचते ही वहां उपस्थित लोगों ने हमें घेर लिया। कहिए मिसेज माथुर, अच्छी तो है। सामने शर्मा जो अपनी नुकीली दृष्टि मेरे जिस्म के हर कटाव पर चुभो रहे थे। बस सब आपकी कृपा है। भीतर से उबकाई महसूस करते हुए भी होठों पर मैंने बेहतरीन मुस्कान का मुखौटा चढ़ा लिया। मिसेज माथुर, यू आर स्मार्ट एंड प्रिटीएस्ट लेडी ऑफ द पार्टी। तेवरों में भावुकता का जाम चढ़ाते हुए उस शर्मा के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हंसकर धीमे से मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। मन तो किया यही हाथ उसके गाल पर रसीद कर दूं। रिटायर होने के करीब बैठा है और इडियट, इनसे मिलिए। मिस्टर सागर वर्मा, सागर इंटरप्राइजेस के मालिक, और यह है मिसेज एंड मिस्टर कमल माथुर, हमारी पार्टी की जान। परिचय कराते कराते बॉस हो कर हंस पड़े तो चौंकने के साथ ही उसकी हंसी मेरे कानों में गर्म शीशे सी पिघल उठी। लगा जैसे सबके सम्मुख बॉस ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया हो। सागर भी मुझे वहाँ देखकर अचकचा गया। कमल से हाथ मिलाकर वह बुदबुदाया, ग्लैड टू मी यू, और फिर तेज़ी से एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ भीड़ में खो गया। मैं सबकी नज़रें बचा भीड़ से निकल बाहर एकांत में आ गई।
भीतर की पार्टी की गहमा-गहमी से दूर मन एकांत पाते ही सागर में डूब गया। पता नहीं भीड़ में कहाँ खो गया था। सागर के साथ हुई पहली भेंट जेहन पर छाने लगी। उस दिन टैक्सी हड़ताल के कारण बसों में इतनी भीड़ थी कि 3 बस मेरे सामने से गुजर गई और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। झल्लाहट में भरी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। हड़ताल का पहले ही मालूम होता तो कमल के साथ ही चली जाती। अचानक एक स्वर सुनकर चौंक उठी। इस तरह तो आप शाम तक यहीं खड़ी रहेंगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको छोड़ दूं। मेरे सामने फिएट कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए वह बोला। कीमती पहनावे और सूरज शक्ल से वह कोई संभ्रांत व्यक्ति लग रहा था। उम्र 40 के आसपास होगी, पर अधरों पर खिलती बाल सुलभ मुस्कान उसकी शराफत का परिचय दे रही थी। पर फिर भी किसी अजनबी के साथ यूँ जाना, मैं चली जाऊंगी। मैंने स्वर जानबूझकर तान लिया, पर उसकी परवाह किए बिना उस अजनबी ने सहज स्वर में मुस्कुरा कर फिर कहा, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, पर दरअसल मुझे भी उधर ही जाना है, हिंद नगर आपके बैंक के आगे। मेरी हिचकिचाहट देख वह फिर बोला, यदि आप यहीं खड़ी रही तो शाम तक तो शायद बैंक पहुंच नहीं सकेंगी। वैसे आपकी इच्छा। अचानक मेरे मस्तिष्क में उस दिन बैंक में होने वाली एक अति आवश्यक मीटिंग घूम गई और कदम यंत्र चालित से कार की ओर उठ गए। मैं सागर हूँ, सागर वर्मा। आपके बैंक में मेरा अकाउंट है। एक्सीलेटर पर पाँव दबाते हुए उसने कहा था। और फिर संयोग से जब भी मैं टैक्सी की प्रतीक्षा में होती, सागर वहाँ मिल जाता। पार्टी रात 2 बजे तक चली, पर सागर कहीं नज़र नहीं आया। शायद वह मेरे सामने नहीं आना चाहता था। सोचा था सागर से बहुत कुछ पूछेगी, पर उसके बाद कई दिन गुजर गए, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। उस दिन बैंक से लौटते समय मैंने टैक्सी बाजार में ही रुकवा दी थी। मन न जाने क्यों सुबह ही बेहद उद्विग्न और बेचैन सा था। अचानक पीछे से एक नारी स्वर में अपना नाम सुन मैंने चौंक कर पीछे देखा। आकर्षक सी युवती मुस्कुराती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। सुनिए, तुम, मेरा मतलब आपका नाम मानसी तो नहीं? किसी भूले परिचय का भाव उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह टंगा था। अचानक बचपन की पतों के साथ दबी कोई स्मृति मुंह निकालकर झाँक उठी। ओह, तुम श्यामली। उम्र की 20 सीढ़ियाँ लांघ हम फिर पीछे पहुंच बचपन की तरह भरे बाजार में ही एक दूसरे से लिपट गए। शुक्र है तूने पहचान तो लिया। इस शहर में कब आई? उसके स्वर में उलाहना था। मैं तो यहाँ 10 वर्ष से हूँ। बर्कले स्क्वायर वाली यूको बैंक में मैनेजर हूँ। हद है, और अब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं भी तो विवाह के बाद से यही हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत में चौड़ी हो गई। चल, वह सामने मेरा घर है। इतने बरसों बाद मिली हो तो यूं ही छोड़ने वाली नहीं मैं। श्यामली ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं ही कौन सा छोड़ने वाली हूँ। दिन भर के अनजाने अवसाद से खिन्न मन को जैसे शीतल फुहार का स्पर्श मिल गया। श्यामली मेरे बचपन की हमजोली थी। जेठ के महीने की तपती दोपहर में कच्ची अमियाँ बीनने से लेकर यौवन की पहली सीढ़ी तक के खट्टे मीठे अनुभव हमने एक साथ ही जिए थे। हमारा कोई भी राज एक तरफा नहीं था। इतने दिनों में समस्याओं के अधड़ में भटकते मन को जैसे श्यामली में कोई आशा का दीप दिख गया। सोचा था मन का गुबार उस पर उड़ेल दूंगी, शायद वही कोई रास्ता सुझा सके। घर पहुंचकर श्यामली मेरे लिए चाय लेने गई तो मेरी खाली दृष्टि उसके भरे पूरे घर के निरीक्षण में जुट गई। कलात्मक हाथों की सुघड़ता कमरे की हर एक व्यवस्था में बिखरी थी। सामने दीवार पर टंगी आदमकद पेंटिंग तो लगता था जैसे बस अभी सजीव हो उठेगी। चाय की गर्म गर्म चुस्कियों के बीच न जाने कब हम वर्तमान की सीढ़ियाँ उतर बचपन की उस पगडंडी पर पहुंच गए जिसको हमने एक साथ तय किया था। पर अजीब बात थी कि यथार्थ में लौटने से हम दोनों ही कतरा रहे थे। श्यामली का उत्साह और प्रसन्नता तो जैसे छलक पड़ रही थी, पर उस लबरेज खुशी को देखकर न जाने क्यों मेरे भीतर कोई शीशा चटकने लगा। आखिरकार पहल मैं ही कर बैठी। एक बात बता श्यामली, तू खुश तो है ना? मैं यकायक पूछ बैठी, पर अगले ही क्षण अपनी बात पर स्वयं ही खींच उठी। भला क्या सोचेगी वह? मैं, श्यामली रंगे हाथों पकड़े चोर सी घबरा उठी। फिर चिहुक कर बोली, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक पल को मेरी दृष्टि में 20 बरस पार कर फ्रॉक में सजी व भोली भाली लड़की नाच उठी थी, जो जब भी स्कूल में टीचर की डांट खाकर आती या किसी सहेली से लड़ाई हो जाने के कारण दुखी होती तो रोज की अपेक्षा कुछ अधिक ही हंसने का प्रयत्न करती, बात विवाद पर कहे लगाती, पर मुझसे तब उसके भीतर की पनपती पीड़ा छुपी न रह पाती। और जब एकांत में मैं उसके दुख का आंचल खींचती तो वह मेरे कंधे पर फूट फूट कर बिखर जाती। श्यामली, क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ? अपना ही भर्राया कंठ मुझे चौंका गया। मानसी, एक ही पल में उसकी तेज निगाहों ने मेरी पुतलियों में लिखी सारी इबारतें पढ़ ली और
अगले ही क्षण वह 30 वर्षीय प्रौढ़ा 10 वर्षीय किशोरी बन गई। आवरण उतर गया। मेरे कंधे पर टिका उसका सिर मेरा आंचल भिगोने लगा। आंसुओं में डूबा उसका स्वर वायलिन पर बजती किसी दुख भरी धुन सा मेरे कानों में उतरने लगा। पता नहीं मानसी, जिंदगी ठीक डगर पर चलते चलते कब, कहाँ और कैसे अपना अर्थ खो बैठी। भीतर महकते गर्म संबंधों के एहसास ने न जाने कब बाहर की आंधियों के झोंके के साथ उड़ गए और छोड़ गए कभी न भरने वाला एक रीतापन, जहाँ केवल अनुत्तरित प्रश्नों की खाइयाँ हैं और है निराशाओं की बढ़ती धुंध। पर यह सब कैसे हो गया? कमरे की सुव्यवस्था पर उड़ती दृष्टि उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, लंबा कद, छरहरी देह, ऊपर से इतना सौम्य स्वभाव, कहीं कुछ भी तो कमी नहीं। मेरे होठ बुदबुदाए। बस मानसी, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में बहुत बड़ी अपूर्णता का एहसास खटकने लगता है, पर कारण कुछ भी समझ में नहीं आता। बचपन से ही उसको अपनी बात पहेलियों में लपेटने की आदत थी और पहले की भांति आज भी मैं उसकी इस प्रवृत्ति पर खींच उठी। तो साफ साफ बताना, सुना है कोई नौकरी करने वाली महिला है? सत्य को उसने इस निर्ममता से नंगा किया कि मैं थर्रा उठी। क्या? दिन भर की खिन्नता व थकान मन के ऊपरी सतह पर तैर गई। जिस कंधे पर मैं सिर रखने आई थी वह तो खुद ही जख्मी है। क्या हर नारी की यही नियति है? सामने दीवार घड़ी ने 7 के घंटे बजाए तो मैं उठ खड़ी हुई। आज चलती हूँ श्यामली, फिर किसी दिन आऊँगी। उसके दर्द का विश्लेषण करने का अब मुझमें और साहस नहीं था। थोड़ी देर ठहर न, सागर भी आते हुए होंगे, तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, श्यामली ने अनुरोध किया। सागर? शंका की नागफनी का कांटा मेरे जेहन में धंसने लगा। हाँ, मेरे पति परमेश्वर। वह सहजता से मुस्कुराई। क्या करते हैं तेरे पति? भीतर उमड़ते संदेह के बादलों को मैंने उड़ाने का प्रयत्न किया। उनका अपना व्यापार है, सागर इंटरप्राइजेस। हजारों डंक मेरे वजूद में चुभ गए। उफ! अनजाने में मैं यह क्या कर बैठी? अपने आंसू पोंछने के प्रयत्न में मैं अपनी सखी का ही दामन भिगो बैठी थी। अपने दिल के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते मैं अपने तेज नाखूनों से उसी के दिल पर खरोंचे मार रही थी। तू चिंता मत कर श्यामली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांपते अंदरों से निकला अप्रासंगिक वाक्य सुन एक पल को वह भी हतप्रभ सी रह गई, पर उसने उसका दूसरा ही अर्थ लगाया। मैं जानती हूँ मानसी, मेरी स्थिति जानकर तेरा दिल दुखी हो गया है। बचपन में भी तो तू मेरी परेशानी देख ऐसे ही परेशान हो जाया करती थी, पर तू चिंता मत कर। बस मैं एक बार उस महिला से मिलकर देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जिसने सागर जैसे स्नेही पति को मुझसे बांट लिया, या फिर यह केवल मर्द की फितरत है जो सब कुछ होते हुए भी परिवर्तन की आकांक्षा रखता है। तुझे उस छिछोरी स्त्री से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे पति धर्म की आंच के सामने वह स्वयं नहीं ठहर पाएगी। मेरा स्वर अनावश्यक रूप से इतना तीखा हो उठा कि एक बार श्यामली भी चौंक उठी, फिर मुस्कुरा कर बोल उठी। याद है ना मानसी, जब बचपन में मेरी किसी से लड़ाई हो जाती तो तू अगले पक्ष पर ऐसे ही क्रोधित हो उठती थी और तब तेरा वह रूप मुझे बहुत अच्छा लगता। आज भी तेरी वही मुद्रा देख मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। सच में तू बिल्कुल नहीं बदली मानसी। श्यामली का स्वर बेहद भावुक हो उठा, पर मेरे भीतर तो ग्लानि की ज्वाला दहक रही थी। कहीं श्यामली ने मेरे भीतर का वह घिनौना कोना देख लिया तो। अच्छा, अब चलूँगी कहकर मैं तेज कदमों से बाहर निकल आई। कहीं सागर से सामना न हो जाए। उसके सम्मुख भी क्या मैं यूं ही सहजता का मुखौटा ओढ़ पाऊंगी? फिर आना ज़रूर। दरवाजे तक छोड़ने आई श्यामली ने मुझसे वादा लिया, हो ज़रूर आऊँगी। मैंने कह तो दिया, पर मैं जानती थी अब कभी उस देहरी को छूने का भी साहस नहीं कर पाऊंगी। घर लौटी तो कमल बहुत दिनों बाद आज चाय पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात भर मैं सोचों की सेज पर करवटें बदलती रही, पर सुबह तक बादल छट चुके थे। भटके सागर को उसके द्वार वापस पहुंचा। मेरे मन में अब तक का जमा सारा गुबार पानी पानी बन बह गया। मन खुले गगन में उड़ते मुक्त पंछी सा प्रसन्न हो उठा। अब तक सपनों की जिस मरीचिका में भटक रही थी, पराई संवेदनाओं के जिस सेतु पर मैं अपने महल बना रही थी, वहां से मुक्त हो मुझे तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ। मन आज नई करवटें ले रहा था। मैंने निर्णय ले लिया अपनी जिंदगी के उस रिक्त खाने को भरने का जिसमें सागर अनाधिकारी ही प्रवेश कर गया था। पराया संबल भी क्या किसी का आधार बन सकता है? मैं अपनी नादानी में कभी कमल तो कभी सागर में अपनी बैसाखी तलाश रही थी, पर अब मुझे ऐसा महल बनाना था जिसकी नींव और दीवार सब कुछ मैं ही हूँ। बहुत दिनों से कागज कलम अलमारी में बंद पड़े थे, आज निकाल लिया। कलम चलने लगी। रीतापन पेन में भरी स्याही की तरह मेरे भीतर से निकल कागज पर बिखर गया।
कलम से निकलते ही हर शब्द के साथ टुकड़ा टुकड़ा हुआ मेरा अस्तित्व जुड़ता जा रहा था। खाना चौड़ा होकर भरता जा रहा था। उस खाने में मैं कमल की पत्नी नहीं, सागर की मित्र नहीं, बच्चों की माँ भी नहीं थी। मैं केवल मैं थी, मानसी, एक भरा पूरा समूचा अस्तित्व। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।